हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन का प्रशासन पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसी के आगे आज हम लोग बात करेंगे सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्याय व्यवस्था की। तो न्याय व्यवस्था कैसा था उस समय। ह्वेनसांग लिखता है कि शासन का काम ईमानदारी से होने के कारण अपराधों की संख्या बहुत कम है। ये ह्वेनसांग लिखता है, यानी बहुत ईमानदारी से काम होता था और अपराध बहुत कम होते थे। राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने पर आजीवन कैद की सज़ा दी जाती थी। अगर कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करता हुआ पाया गया तो उसे आजीवन कारावास जैसी सज़ा दी जाती थी। सामाजिक अपराधों के लिए अंग भंग, देश निकाला और आर्थिक दंड दिया जाता था। अंग भंग का मतलब उसके अंग को काट दिया जाता था या उसको राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाता था, यानी देश निकाला दे दिया जाता था, या उसको आर्थिक दंड दिया जाता था अगर कोई सामाजिक अपराध करता है। फौजदारी अपराधों को कड़ा दंड दिया जाता था। जैसे फौजदारी अपराध का मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, कत्ल हो गया, मारपीट हो गया। सामाजिक अपराधों में जैसे किसी ने किसी के साथ बलात्कार, रेप कर दिया या दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज ज़्यादा दिया, या समाज को या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की, तो इस प्रकार के अपराध। जघन्य अपराधों के लिए कान, नाक, हाथ पैर काटने का भी विधान था। ये ह्वेनसांग लिखता है। ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है? ह्वेनसांग। अग्नि, जल, तराजू और विष द्वारा दिव्य परीक्षा की प्रथा का प्रचलन था। इस प्रकार हर्ष के समय कठोर दंड का विधान था। फिर भी चोर डाकुओं का भय बना रहता था। यानी ये सारी चीज़ें थीं, लेकिन इसके अलावा चोर और डाकुओं का भय बना रहता था। स्वयं ह्वेनसांग लिखता है कि वो खुद इसका शिकार एक बार हो गया था और कुछ विशेष अवसरों पर कैदियों को कैद से मुक्त भी किया जाता था। जैसे मान लीजिए हर्षवर्धन का जन्मदिन है या कोई विशेष दिन है, तो उस दिन कुछ कैदियों को मुक्त किया जाता था कैद से। तो ये हो गया न्याय व्यवस्था। अब आय व्यय के साधन क्या थे? आय व्यय के साधन क्या थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जनता पर हल्के से कर लगाए जाते थे। जैसे भाई राज्य को अपना खर्चा चलाने के लिए, शासन प्रशासन करने के लिए आय की ज़रूरत होगी, इनकम की ज़रूरत, तो वो इनकम कहाँ से मिलता है? टैक्स के द्वारा। लेकिन हर्षवर्धन के समय में जनता पर कैसा टैक्स लगाया जाता था? बहुत हल्का टैक्स, बहुत कम टैक्स। राज्य की मुख्य आय कहाँ से प्राप्त होती थी? कृषि योग्य भूमि से, जो उत्पादन का लगभग छठा भाग होता था, यानी लगभग 16.5% लिया जाता था। खनिज पदार्थों पर लगाए गए कर एवं व्यापारियों से वसूली गई चुंगी से भी राज्य को पर्याप्त आय प्राप्त होती थी। जो खनिज पदार्थ खोद के निकाले जाते थे या जो व्यापारी चुंगी देते थे, इनसे भी राज्य को आय प्राप्त होती थी। न्यायालयों में अभियुक्तों पर लगाए गए जुर्माने तथा न्यायालय शुल्क भी आय के साधन होते थे। मुख्य रूप से राज्य को कृषि योग्य भूमि से पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता था। सबसे बड़ी आय कहाँ से मिलती थी? कृषि योग्य भूमि से। खेतों की सीमाएं निश्चित थीं। राज्य की ओर से भूमि की नपाई की जाती थी, यानी जमीन की पैमाइश कराई जाती थी, और भूमि की सिंचाई का भी उत्तम प्रबंध राज्य की तरफ से किया जाता था। राज्य के व्यय के विषय में ह्वेनसांग ने लिखा कि राज्य को उसके 4 भाग किए जाते थे। एक भाग धार्मिक कार्यों तथा राजा के कामों में खर्च होता था। दूसरा भाग बड़े बड़े सार्वजनिक अधिकारियों पर खर्च होता था। तीसरा भाग विद्वानों को पुरस्कार देने और सहायता देने के लिए खर्च होता था। और चौथा भाग दान पुण्य में खर्च होता था। यानी ये आय व्यय हो गया, कहाँ से पैसे खींचता था राजा और कहाँ कहाँ खर्च करता था, ये यहाँ पे बता दिया गया। अब यहाँ पर सैन्य व्यवस्था देखते हैं कैसी थी। सैन्य संगठन। हर्षवर्धन एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था, यानी एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था। साम्राज्य में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए तथा बाहरी शत्रुओं से सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक विशाल और संगठित सेना की आवश्यकता थी। अब चूंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था तो उसको सुरक्षित रखने के लिए
विशाल सेना की भी आवश्यकता थी, एक बड़ी संगठित सेना की आवश्यकता थी। वेनसॉन्ग ने लिखा है कि हर्ष ने अपनी गज सेना बढ़ाकर 60,000 और अश्व सेना बढ़ाकर 1,00,000 कर दी थी। यानी 60,000 हाथी और 1,00,000 घोड़े होते थे और 6,00,000 स्थायी सैनिक होते थे। 6,00,000 स्थायी सैनिक, ऐसे सैनिक जो हमेशा तैयार रहते थे, परमानेंट सैनिक होते थे। हर्ष के काल आते आते रथ सेना का उपयोग समाप्त हो गया था, यानी धीरे धीरे रथ का उपयोग होना कम हो गया था या समाप्त हो गया था, किंतु नौसेना का उल्लेख मिलता है। सेना के 3 प्रमुख अंग होते थे, एक पदात यानी पैदल सेना, घुड़सवार यानी घोड़े की सेना और हस्ती सेना यानी हाथी वाली सेना। सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? महासंधि विग्राहिक, इसी को विदेश मंत्री भी कह देते हैं। महासंधि विग्रहाधिकृत होता था। इसके अतिरिक्त बलाधिकृत भी होते थे, सेनापति होते थे और बृहदस्वार होते थे। अश्व सेना का अधिकारी बृहदस्वार होता था। अश्व सेना, घोड़े वाली जो सेना होती थी उसका प्रमुख कौन होता था? बृहदस्वार। ऐसे ही गज सेना का अधिकारी कौन होता था? भट्टवासपति कटुक। तथा पाती जो होता था ये सैनिकों के निवास स्थान का निरीक्षण करता था। पाती। युद्ध में प्रायः तलवार, ढाल, भाले, कवच, धनुष बाण आदि का उपयोग किया जाता था। अब हम लोग देखते हैं पुलिस व्यवस्था कैसी थी। तो आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग था। इसके भी कुछ अधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे दंडपासिक, ये डंडा और रस्सी रखता था, यानी पकड़ने वाला। जैसे आजकल सिपाही हथकड़ी रखते हैं और पिस्टल रखते हैं, ऐसे ही पहले जो दंडपासिक होता था वो अपने पास डंडा रखते था मारने के लिए और रस्सी यानी पकड़ने के लिए, बांधने के लिए। तो ये दंडपासिक एक प्रकार का पुलिस कर्मचारी था। फिर दंडिक होता था, ये केवल डंडा रखता था, जैसे हवलदार होते हैं। ऐसे ही चोरोधड़िक जो होता था ये चोरों का पता लगाने वाला होता था, यानी चोर को पकड़ता था। तो ये सारे पुलिस कर्मचारी थे, इस विभाग के प्रमुख कर्मचारी थे। इन अधिकारियों के अतिरिक्त कई गुप्तचर भी होते थे जो छिपकर अपराधियों का पता लगाते थे। हर्ष ने यद्यपि गुप्तकालीन शासन प्रणाली का ही अनुकरण किया, किंतु हर्षकालीन प्रशासन गुप्त प्रशासन के समान कार्यकुशल न था। यानी जिस प्रकार से गुप्तकालीन प्रशासन बहुत बेहतर ढंग से चलाया गया था, उस प्रकार हर्षवर्धन का प्रशासन नहीं चल सका। वस्तुतः चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से ही शासन का स्तर बहुत गिर गया था। फिर भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने पूर्णतः सकुशल भारत की यात्रा की थी। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था तो बहुत अच्छे से भारत की यात्रा की थी, उसको चोर डकैत नहीं मिले रास्ते में। लेकिन ह्वेनसांग को जल व थल दोनों ही मार्गों पर डाकुओं का शिकार बनना पड़ा। ह्वेनसांग फंस गया क्योंकि ह्वेनसांग किसके समय में था? हर्षवर्धन के समय में, और हर्षवर्धन के समय में चोर डाकुओं का भय बना रहता था। इससे स्पष्ट होता है कि मार्ग सुरक्षित नहीं था। यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में कहीं ना कहीं प्रशासन थोड़ा सा ढीला था। किसकी अपेक्षा? गुप्तकालीन शासन प्रशासन की अपेक्षा। सैनिकों का व्यवहार भी अच्छा ना था हर्षवर्धन के समय में। उन्होंने मार्ग में चलते समय मार्ग स्थित जमींदारों के खेतों को लूटा था। अतः हमें डॉक्टर मुखर्जी के मत से सहमत होने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि हर्ष का शासन प्रबंध गुप्त राजाओं के शासन प्रबंध की तुलना में या उनकी तुलना नहीं कर सकता है। तो ये गुप्तकालीन शासन प्रशासन 2 पार्टों में मैंने पढ़ाया। पहला वीडियो इसका कल आया था और ये आज आया है एक और वीडियो। तो ये 2 वीडियो हो गया आपका हर्षवर्धन कालीन प्रशासन पर। अब इसका कुछ और पहलू है, जैसे एक सांस्कृतिक पहलू है। हर्षवर्धन के समय में जैसे समारोह का आयोजन करता था, मेले के आयोजन करता था, कुंभ मेले की शुरुआत की थी। तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको भी हम लोग एक अलग वीडियो में देख लेंगे। फिर आपका ये वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश, या जिसको आप हर्षवर्धन कालीन भारत कहते हैं, ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।